हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। एंड आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक का चैप्टर नंबर 7। इस सीरीज के अंदर हम शुरू करवा चुके हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो मैं पहले बता दूं, ये बुक सेमेस्टर 3 के लिए बनाई जा रही है और सेमेस्टर 5 के लिए बनाई जा रही है। एसओएल में हो, रेगुलर में हो या एनसीवीएम में हो भैया, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट है ये वाला, तो आपके लिए ये सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज का आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 शुरू। चैप्टर नंबर 7 से पहले के जो सारे चैप्टर्स हैं ना भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लाइन वाइज लिंक अवेलेबल करा दिए हैं, तो वहां से आप एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। इसके टोटल सीरीज के 9 चैप्टर आने वाले हैं, 9 लेक्चर आने वाले हैं। आज 7 चैप्टर शुरू करेंगे, फिर 8, फिर 9, जल्दी दोनों चैप्टर भी आ जाएंगे। और अगर किसी को भी इस बुक के, इस सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हैं, तो भाई ये रहा नंबर, इस नंबर पे आप मुझे, पर्टिकुलर नंबर है ये मेरा, ठीक है, पर्सनल, इस पे आप मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना भाई, कॉल मत करना, कॉल में थोड़ा उठाने में प्रॉब्लम रहती है। तो आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे किस तरह में मिनिमम नोट्स बाय करने हैं, जो भी आप मिनिमम चार्जेस वगैरह वो आप बता दो। तो मिनिमम चार्जेस पे करके आप इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को बाय कर सकते हो, जिसमें सारे चैप्टर्स मिलेंगे, इजी लैंग्वेज है, अच्छे फोन्ट्स हैं और अच्छे खासे नोट्स हैं, जिससे आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। तो जिनको भी चाहिए वो उस नंबर पे जाके मैसेज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपना चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसका नाम है लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप चैप्टर का नाम है। हम लीडरशिप पढ़ने वाले हैं आज। लीडरशिप क्या होती है पहले हम समझेंगे, लीडरशिप होती क्या है, लीडर कौन होता है, ठीक है। तो हम मीनिंग समझते हैं। देखो, लीडर का मतलब होता है, यहाँ पे जैसे लिखा है लीडरशिप, लीडर का मतलब होता है कोई भी नेता, ठीक है। एक लीडर कौन होता है? नेता। और लीडर किसको बनाया जाता है, या लीडर कौन बन सकता है, वो कैसे पता चलेगा? तो भाई लीडर के अंदर है ना कुछ क्वालिटीज होती हैं जो लीडर को लीडर बनाती हैं। एक नेता कब बनता है? सपोज करते हैं आपकी क्लास का एक मॉनिटर है। जब क्लास मॉनिटर चूज करने की बात आती है, तो जो टीचर है वो क्लास मॉनिटर भी कुछ देख के चूज करता है, जो एकदम लंबा तगड़ा हो, हट्टा कट्टा हो, जिससे सारे बच्चे डर सकें, कंट्रोल में हो सकें, ठीक है। और उसके अंदर कुछ और भी गुण क्वालिटी वो देखते हैं, उसको लीडर बना देते हैं, जो क्लास का अच्छा बच्चा होता है या तो बुरा बच्चा होता है। ऐसे ही जो लीडर होता है, जब इसको भी चूज करते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज देखी जाती है। पहला होता है फोरसाइट विजन, दूसरा आता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब देखने में टॉल हो, लंबा चौड़ा, अच्छा हट्टा कट्टा हो, जिससे लोग लीडर की तरह ट्रीट कर सकें, जो लोग है ना वो अपना लीडर उसको स्वीकार कर सके। दूसरा फोरसाइट विजन होता है, मतलब लीडर हमेशा क्या करता है, दूरदर्शी देख सकता है। एक लीडर दूसरों को क्या करेगा, मोटिवेट अगर कर रहा है, तो वो अपना विजन दूरदर्शी रखता है, ताकि वो दूसरों को अच्छा खासा मोटिवेट कर सके। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस, जो लीडर होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स लीडर की अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है। लीडर के पास अच्छी खासी नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लीडर बाकी लोगों को मोटिवेट कैसे करता है, वो हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग होता है। हर एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए लीडर को अच्छा खासा पता होना चाहिए कि किसको किस तरह से ट्रीट करके मोटिवेट करना है और अपने काम को निकलवाना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लीडर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो ये है एट्रीब्यूट्स ऑफ ए लीडर, जो कि स्पेसिफिकेशंस होती है। और यही सारी स्पेसिफिकेशन एक पर्टिकुलर लीडर के अंदर पाई जाती है, और वही लीडर जो है वो लीडरशिप में आज हम पढ़ेंगे। तो लीडरशिप का मोटा मोटा मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन से आपको समझाते हैं लीडर क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग। मैंने ना कुछ वर्ड्स को बादल बना के उनके अंदर रख दिया है, ठीक है। जो वर्ड्स मैंने बादल बनाए हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन पे बादल बना दिया है, ठीक है। तो ध्यान से इन वर्ड्स को नोट कर लेना। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग। इनकरेजिंग क्या होता है? इनकरेजिंग मतलब होता है दूसरों को साहस देना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना, ठीक है। प्रभावशाली लेक्चर देना, भाषण देना, ताकि वो एकदम जोश से भर जाए, इनकरेज हो जाए किसी काम को करने के लिए। तो लीडर क्या करता है? लीडर उनको इनकरेज करता है, लोगों को। आगे लिखा है, एंड हेल्पिंग अदर्स टू वर्क एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका मतलब होता है विस्तार पूर्वक। इसका मतलब होता है विस्तार
पूर्वक, ठीक है भाई, मतलब विस्तार पूर्वक काम को किस तरह से करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है, उसमें एक लीडर हेल्प करता है बाकी लोगों की, और उसी में लीडर जो है उनको इनकरेज करता है, उनको साहस भरता है कि आपको ये काम करना है। लीडर का काम यही होता है, मोटिवेट करना, एक तरह से साहस देना लोगों को। अगर कोई काम करने में डील कर रहा है, मतलब ढीला पड़ गया है, तो उसको मोटिवेट कर देना। आगे लिखा है लीडरशिप मस्ट एक्सट्रैक्ट कॉपरेशन एंड विलिंगनेस। लीडरशिप ना एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, खूब विस्तार पूर्वक बढ़ाना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर देती है कॉपरेशंस को, मतलब कि तालमेल को बढ़ा देती है। लोगों के साथ आप जितना अच्छा व्यवहार करोगे, आप तालमेल जितना अच्छा रखोगे भैया, उतना ज्यादा वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपकी बातें सुनेंगे। उनकी इच्छा शक्ति है ना, आपको एक तरह से लीडर मानने पे मजबूर कर देगी, ठीक है। उनकी इच्छा शक्ति बोलेगी कि भाई यही हमारा लीडर है, ठीक है, यही हमारा भगवान है, तो आपको लीडर मांगने पे वो मजबूर कर देगी, उनकी इच्छा शक्ति। तो विलिंगनेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और यही दोनों चीजें जो है, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो या एक ग्रुप की बात हो, दोनों ही केस में ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कराने में हेल्प करती है, ठीक है। लीडर कौन होता है, समझ आ गया। लीडर एक नेता होता है जो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है, पारदर्शी होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, जो दूसरों पर किस तरह से काम निकलवाया जा सके वो काबू में रखता है, उनको डायरेक्शन दे सकता है, वो होता है लीडर। लीडर जो ये काम करता है वो किस लिए करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे पूरे करवा सकूं मैं, ठीक है। तो वो ये काम पे ज्यादा फोकस करता है। अब नीचे आ जाते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप जो है, ठीक है, नेतृत्व बोलते हैं इसको, नेतृत्व। एक होता है नेता जिसको लीडर बोलते हैं, लीडरशिप को बोलते हैं नेतृत्व करना, किसी को लीडरशिप देना, ठीक है। फीचर्स ऑफ लीडरशिप क्या है, तो पहली चीज होती है फॉलोवर्स। फॉलोवर्स कौन होते हैं, फॉलोवर्स कह लो या आप उनके स्टाफ मेंबर्स कह लो या कलीग कह लो या सबऑर्डिनेट्स कह लो, जिनको भी एक लीडर लीड करता है, डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्शन दिखाता है या कंट्रोल करता है कह सकते हो, वो लोग उसके फॉलोवर हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, फॉलोवर्स, ठीक है। मान लो अभी मैंने अपना चैनल बना रखा है, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एक्सप्लेन चैनल। अब इस पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सारे, जो मेरी फैमिली है सारी वो एक तरह से मेरे फॉलोवर हैं, वो डेली मेरे से अपडेट लेते हैं, जो भी मैं अपडेट डालता हूँ उनको अपडेट मिलती है, वो इसलिए मेरे को कनेक्टेड करके बैठे हुए हैं। तो वो क्या है, फॉलोअर्स। मैं उनको गाइड करता हूँ कि अब पेपर आने वाले हैं, अब आपके असाइनमेंट आने वाले हैं, अब आपके रिजल्ट आ चुके हैं, तो जाके रिजल्ट चेक कर लो। तो इसीलिए आपने मेरे को फॉलो कर रखा है, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलती है। तो लीडर क्या करता है, गाइडेंस करता है फॉलोअर्स को, और फॉलोअर्स जो है वो इससे गाइड होके अपना ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य जो है वो पूरा करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। आपको गाइड मिलेगा कि रिजल्ट आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा लीडर की तरह, तो आप जाके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करोगे। आप देखोगे कि रिजल्ट आ गया है और मैं अपना रिजल्ट चेक कर लूँ, एग्जाम की डेट आ रही है तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूं, बुक की ये सीरीज आ गई है तो आप स्टडी करना शुरू कर दोगे। तो ये क्या है, फॉलोअर्स काम करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कोलैबोरेट पार्टनरशिप। कोलैबोरेट पार्टनरशिप, देखो लीडरशिप में क्या होता है कि अपने पार्टनर के साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ता है लीडर्स को, ठीक है। मतलब उनसे तालमेल मिला के चलनी पड़ती है। हर एक जगह पर लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, हर एक लेवल ऑफ स्टेज पे लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, या फिर सबऑर्डिनेट या बिल्कुल वर्कर लेवल हो। सारे के सारे लेवल्स पर एक लीडर होता है जो कोलैबोरेट करके चलता है पार्टनर्स के साथ। देखो होता क्या है बेसिकली, अगर मैंने बोला कि एक टीम बना लो, ए बी और सी, इन लोगों की एक टीम बन गई है, ठीक है, ये टीम मेंबर्स हैं। इन तीनों में से हो सकता है किसी की विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती हो, ठीक है। सपोज करो जो सी है वो ए से बात ही नहीं करना चाहता, इसकी इससे बनती ही नहीं है, बट इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ए और बी की, और बी और सी की भी अच्छी है, बट ए और सी की अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से टीम वर्क हो नहीं पा रहा। तो अब यहाँ पे क्या आता है, एक लीडर आता है जिसका नाम है एल, ठीक है, और लीडर की बॉन्डिंग इससे तीनों से अच्छी है, और लीडर को काम कराना है तीनों से। तो लीडर का कोलैबोरेशन होता है पार्टनर्स के साथ। लीडर जब इन तीनों को अच्छे से समझ लेगा ना, तो लीडर की बात तो तीनों ही मानेंगे, बेशक एक ही सी से ना बन रही हो, बट लीडर से तो बन रही है ना। तो लीडर इस तरह से उसको मोटिवेट करेगा, इंकरेज करता है, विलिंगनेस जगाता है, इच्छा शक्ति, कि भाई तीनों मिलके काम कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। फिर आता है उसके बाद
इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इंडिविजुअल मतलब होता है कि हर एक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग होता है। ये आपने पढ़ा होगा और ये आपने बहुत बार देख लिया होगा, ठीक है। आपके घर में बोलूँ तो 5 लोग हैं, तो एक आदमी हो सकता है वो आलसी हो, बहुत ज्यादा काम को पेंडिंग छोड़ देता हो, डिले कर देता हो, मम्मी कल कर लूंगा, मम्मी ने कोई काम बोला बेटा बाहर से सामान लाना, मम्मी थोड़ी देर में ले आऊंगा, मम्मी थोड़ी देर में ले आऊंगा। एक ऐसा चुस्त है और एक ऐसा फुर्त बंदा होगा कि मम्मी ने काम बोला वो भाग के जाके पहले वो कर देगा, ठीक है। और एक ऐसा होगा जो सो रहा होगा पूरे दिन, ये फोन चला रहा होगा, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा होगा 2-2 घंटा, ठीक है, 3-3 घंटा बेमतलब का। तो ये लोगों के अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के बाद लीडर इनको मोटिवेट करता है, इनसे उसी तरह से काम करवाता है। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। देखो आपके घर में A B C 3 पर्सन है। पहला पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा लेजी है, आलसी है, ठीक है, पूरे दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है, ये फोन ले लिया और इंस्टा क्या कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, फ्री फायर फ्री का। अब इससे अगर काम करवाना है तो लीडर्स को क्या बोलेगा, लीडर बोलेगा भाई देख इंस्टा स्क्रॉल कर लियो, इंस्टा स्क्रॉल पूरे दिन कर, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा, बट एक काम कर, थोड़ी देर जाके मेरे लिए ये काम कर दे, बाहर से ये सामान लेके आ जा, ठीक है। अब ये नहीं मानेगा, ऐसा तो सुनेगा नहीं। उससे बोला जाए कि अगर ये तेरा फोन है भाई, फोन को 2 घंटे के लिए तेरे को रखना पड़ेगा, पहले काम कर दे उसके बाद फोन मिलेगा तेरे को, ठीक है। फोन ले लिया, जब उससे फोन हाथ से लिया जाएगा तो वाके जाके काम करेगा, वापस आके स्क्रॉल उसको करना है इंस्टा। तो ये क्या है, करवाने का तरीका, लीडर को पता है किससे कैसे काम निकलवाना है, ठीक है, वो उसी तरह से उससे काम निकलवाएगा। तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है, हर एक किसी की एक जड़ होती है, एक मेन रूट होती है जिसको पकड़ सकते हो आप, ठीक है। एक छोटी सी उसकी कमजोर कड़ी पकड़ ली आपने तो आप उससे सारे काम निकलवा सकते हो, ठीक है। फिर आता है म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस। म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस मतलब होता है कि यहाँ पर म्यूचुअल ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि लीडर में और फॉलोवर में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरह एक रिलेशन पाया जाता है। जितना एक लीडर हेल्प करता है फॉलोवर्स की गाइड करने में, उनको डायरेक्टिंग करने में, दिशा दिखाने में और आगे उसको अटेन करवाने के लिए गोल, उतना ही एक फॉलोवर भी लीडर को हेल्प करता है। अगर उसकी वो बात सुन रहे हैं तो ही वो एक अच्छा लीडर कहलाएगा, ठीक है। लीडर का मतलब ये नहीं है कि आपने इन तीनों को काम सौंप दिया कि आप अपना अपना काम कर लो, तीनों के तीनों, ठीक है। आपकी जब वो बात सुन रहे हैं तभी आप उनके लिए लीडर हो। अगर वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे, भाई तीनों के तीनों इग्नोर मार रहे हैं, लीडर की बात तीनों में से अगर कोई भी नहीं सुन रहा तो काय का लीडर, भाई तेरे पास किस चीज से कह सकता है तू कि तेरे पास लीडरशिप वाली पावर है या तू लीडर अच्छा बन सकता है। जब तेरे से एक बंदा ही नहीं संभल रहा, तीनों की बात ही नहीं, कोई तेरी बात ही नहीं मान रहा, तो तू लीडर कैसे बन सकता है। तो इसीलिए म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है। एक फॉलोअर जितना लीडर की बात सुनता है तो उतना लीडर को भी फॉलोअर के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, तभी जो है दोनों एक दूसरे के ऑब्लिगेशंस पे काम कर सकते हैं और आगे अटेन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। फिर आता है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब आप समझ गए होंगे, गाइड करना, किसी को आगे का वे दिखाना, पाथ दिखाना, ठीक है, गाइड करना। तो ये जो गाइडेंस वगैरह है ये लीडरशिप की एक फीचर्स है, क्योंकि लीडर क्या होता है, एक अच्छा गाइडेंस माना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी काम करना है, उस काम की आपको नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई नहीं, आज के दिन आपको कोई खाना बनाना है, भूख लग रही है आपको बहुत ज्यादा, आपने बोला कि मैं आज एक खिचड़ी बना लेता हूँ। तो खिचड़ी बनाने के लिए आपको ये नहीं पता कि चावल डलेगा, हल्दी कितनी डलेगी, नमक कितना डलेगा। आप कॉल करते हो अपनी मम्मी को, पूछते हो मम्मी मेरे को बता दो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो वो आपको गाइड करेंगी। तो जो ऐसे जैसे वो आपको बता रही हैं आप वैसा वैसा कर रहे हो, जैसा जैसा वो बताएंगे वैसा आप करोगे, तो वो क्या करेंगी, गाइडेंस दे रही है। तो लीडरशिप क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है अपने फॉलोअर्स को। क्लियर है। फीचर्स ऑफ लीडरशिप में कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है जी, कमेंट कर देना अगर कोई डाउट हो किसी में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नीड्स ऑफ लीडरशिप। क्या बिना लीडरशिप के काम नहीं हो सकता? लीडरशिप इतनी ज्यादा जरूरी है कि लीडरशिप के बिना कोई काम नहीं हो सकता। भाई लीडरशिप इतनी जरूरी कैसे है, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा आज तक। तो भाई लीडरशिप जरूरी है। हो सकता है आप किसी काम में परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आपको लीडरशिप की जरूरत ना पड़े, बट किसी काम में अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो आपको शुरू में तो एटलीस्ट लीडर की जरूरत पड़ेगी। आप स्कूल में जब छोटे बच्चे जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उनको एक टीचर चाहिए होता है। टीचर एक तरह से लीडर होता है उनका, जो उनको पढ़ाता है, सिखाता है। आप ट्यूशन टीचर के पास जाते हो, ट्यूशन लगवाते हो, तो आपको उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होता, तो आप एक लीडर हायर करते हो। वो एक तरह से लीडर है, वो आपको गाइड करता है सब्जेक्ट के बारे में, अकाउंट्स कैसे पढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको नहीं पता तो आप ये पढ़ रहे हो, तो आपको लीडर गाइड करता है। तो लीडर की जरूरत तो लाइफ में पड़ती ही है, पाथ दिखाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, इसीलिए लीडरशिप की नीड है।
तो पहली चीज तो लिखिए इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक कभी कभी क्या होता है कि घर में देख लो या एक ऑर्गेनाइजेशनल में देख लो, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है लोगों के बीच में जो इम्परफेक्ट होता है। काफी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा जाता है कि जो उनके स्टाफ्स हैं वो एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, काम एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आज का काम मैं या तो कल कर दूंगा या तो मेरा काम थोड़ा राम को दे दो, उसके पास कितना कम काम है यार, मेरे पास इतना सारा काम है और मेरे को लाके दे रहे हो, उसको दो ना थोड़ा काम, अरे वो तो खाली बैठा हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, एक फालतू की बहस छिड़ जाती है जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसको बैलेंस करने का काम करती है लीडरशिप। लीडरशिप लोगों में तालमेल बिठाती है कि किस तरह से आपको काम करना है, जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी काम आपको सौंपा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो दी गई है, वो आपको फुलफिल कैसे करनी है। तो इसीलिए इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमें हमेशा सिखाता है कि लीडरशिप की जरूरत इसमें पड़ती ही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं इंटरनल डिसहार्मोनीज। इंटरनल डिसहार्मोनी, देखो इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदरूनी, आंतरिक। ठीक है, डिसहार्मोनीज क्या होता है, हार्मनी मतलब होता है कि जब आप दूसरों से तालमेल मिला के अच्छे तरीके से काम कर रहे हो तो वो हार्मोनी है। अगर आप उसी जगह दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बहस कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा ना आप उसकी बात मान रहे हो, तो ये डिसहार्मोनी है और ये होती है आंतरिक, अंदरूनी तौर पे। ठीक है, कुछ ऐसे एम्प्लॉइज भी होते हैं जो एक दूसरे से जेलस हो रहे होते हैं, पता नहीं आई डोंट नो किस वजह से, हो सकता है मे बी कोई सैलरी की वजह से हो सकता है, कोई इस वजह से कि उसको ज्यादा देर काम करने को बोलते हैं और मेरे को थोड़ी सी देर बोलते हैं। ठीक है, या मेरे को ज्यादा देर बोलते हैं उसको थोड़ा सा काम करवाते हैं, क्या इस वजह से कि वो बॉस का चेला है तो बॉस का चेला हो गया, चमचा हो गया। ठीक है, चापलूसी करेगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा और मैं नहीं करूंगा तो मैं नीचे रह जाऊंगा। इस वजह से डिसहार्मोनीज हो जाती है, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए जरूरत पड़ती है एक लीडर की। लीडर दोनों को बैठा के डिस्कशन करता है, दोनों के पहले वे समझता है कि क्या पॉइंट्स वो बोल रहे हैं, क्या चीजें वो बता रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करता है फिर लीडरशिप। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन एसोसिएशन। देखो ह्यूमन एसोसिएशन मतलब होता है, एसोसिएशन मीन्स एक ग्रुप। एसोसिएशन क्या होता है भैया, एक ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है जी। लोगों ने ना अपने ही अलग अलग ग्रुप्स बनाए होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स ने अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाया हुआ है, कॉलेज वालों ने अपना एक अलग फ्रेंड ग्रुप बनाया हुआ है एक कलीग का, और अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर्स ने अपना एक स्टाफ का ग्रुप बनाया हुआ है, और इसी जगह आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां पे कलीग्स का ग्रुप मिल जाएगा आपको। तो ये ग्रुप्स जो बन जाते हैं ना जगह जगह जाके, इसको बोलते हैं ह्यूमन एसोसिएशन। और ग्रुप्स में क्या होता है, बहुत लड़ाई हो जाती है कभी कभार बड़े लेवल पे ग्रुप्स में। ठीक है, एक ग्रुप्स जो है वो काम कर रहा है तो दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप से चिढ़ रहा है, किसी भी रीजन से हो सकता है, जिसको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं लीडर्स, क्योंकि लीडर का काम ही है डायरेक्टिंग करना। अगर दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, दो एसोसिएशन आपस में लड़ रहे हैं, ह्यूमन एसोसिएशन, तो यहाँ पर दोनों की वजह से नुकसान किसको हो रहा है, ना पहले ग्रुप को होगा ना दूसरे ग्रुप को होगा। नुकसान जो होगा वो पड़ेगा असर सारा का सारा उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे, उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ लेवल पे, वो तो रुक जाएगी ना। नुकसान तो सारा बॉस को झेलना पड़ेगा। और बॉस लीडर को क्यों हायर करे, नीड क्यों पड़ती है लीडरशिप की, अब पड़ी ना नीड, क्योंकि दोनों के दोनों एसोसिएशन अपना काम वेल तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए अब हमें चाहिए लीडर, जो लीडर दोनों को समझाए। अगर लीडर ऐसा करता है तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम। तो इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन एसोसिएशन में नीड पड़ती है लीडर की। क्लियर है। चलते हैं आगे, रोल ऑफ ए लीडर। अब बात करते हैं एक लीडर के रोल क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा फीचर्स, नीड्स, अब हम बात करेंगे रोल्स की। ठीक है जी। तो रोल ऑफ ए लीडर का मतलब होता है जिस जगह पर एक लीडर अपने रोल निभा रहा है। लीडर के रोल क्या क्या है। पहली चीज तो रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। भैया ऑल लेवल मैंने क्या बोला था शुरू में, टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, सबऑर्डिनेट लेवल हो गया, या बिल्कुल वर्कर लेवल हो गया, सारे ही लेवल पे हमें लीडर की रिक्वायर्ड होती है। देखो टॉप लेवल, जो टॉप लेवल है उसको बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, रेगुलेशंस करते हैं, ठीक है, और रेगुलेट करने का काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके लिए उनको चाहिए एक ऐसा बंदा जो बहुत ही ज्यादा वेल स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, और अच्छी खासी उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, फोरसाइट अच्छा हो, जो एक अच्छे खासे काम में उनको
रिक्वायर्ड कर सके, मतलब कि काम करके दे सके, गाइड कर सके, हर एक लेवल में उनको रिक्वायर्ड होती ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेटिव। देखो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कि कोई भी किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एक लीडर रिप्रेजेंट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट गुडविल को। ठीक है, लीडर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, गुडविल को, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे करता है समझते हैं। देखो रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है जब लीडर अच्छे तरीके से लीड करवाएगा, डायरेक्ट करेगा, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और उनको काम सौंपेगा, सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताएगा कि आपको ये फुलफिल करना है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उसके गोल्स से वाकिफ कराएगा कि आपको ये गोल पूरा करना है, आपको ये गोल पूरा करना है। जब वो अपने गोल्स को अटेन करेंगे तो यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, वो सारे लोग है तो बेशक वो इंडिविजुअल लोग, बट वो सारे मिला के तो एक कंपनी का हिस्सा है ना, तो वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी कंपनी कितनी ज्यादा वेल परफॉर्म्ड है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कौन हो जाएगा, कंपनी हो जाएगी। तो लीडरशिप रिप्रेजेंटेटिव में हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को आप ऐसे बोल सकते हो, इसका मतलब होता है तालमेल, समन्वय, मिलजुल कर काम करना। ठीक है, तो लीडरशिप में मिलजुल कर काम किया जाता है। लीडरशिप हमेशा एक साइड से नहीं होती। ये नहीं होता कि अगर आप लीडर हो तो आप उसको बोलोगे सामने वाले सबऑर्डिनेट को या अपने कलीग को या स्टाफ को कि तुझे आज इतने असाइनमेंट पूरे करने हैं और वो पूरे करके ही जाएगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। बट इसकी जगह अगर आप उसको प्यार से बोलो कि देख भाई ऐसे ऐसे काम है, इतना सारा काम है, टाइम इतना कम है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, सबको बराबर बराबर काम देंगे। ठीक है, और तेरे को भी कोशिश करनी है पूरा कर सके आज। भाई देख मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि तेरे को कहीं हेल्प पड़ेगा तू मेरे से बोलियो, भाई खड़ा है जरा, भाई तेरी हेल्प करेगा। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एक तरह से। भाई सॉरी बाहर से थोड़े शोर शराबा आ रहा है, थोड़े बच्चे है ना उसकी वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, इग्नोर करो सब। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। एक लीडर हेल्प करता है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊंगा, समन्वय करूंगा, काम में मेलजोल के काम करेंगे तो काम जरूरी है टाइम से पूरा हो जाएगा, या टाइम तक तो पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, फिर आता है सपोर्ट। एक लीडर को इसलिए रखा जाता है कि जहां कहीं दिक्कत पड़े ना, जहां कहीं ऐसा लगे कि काम अटक चुका है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है बिल्कुल हमसे, तो इस जगह पर हम लेते हैं सपोर्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट लेते हैं। और किसका सपोर्ट लेते हैं, लीडर का। एक लीडर हर एक लेवल पे सपोर्ट करता है। ठीक है, लीडर को मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। अगर मान लो वर्किंग लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास पूरी की पूरी अप्रोप्रिएट यूनिट्स नहीं है काम करने के लिए, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है काम करने के लिए, तो हम किसको बोलेंगे, लीडर को। काम रुकेगा तो इफेक्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसको बोलेंगे, लीडर को, कि सर हम काम तो करते हैं मगर हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वर्कर का काम कैसे कर पाएंगे। तो वो लीडर जो है वो सपोर्टिव होता है, वो हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं से उसको टॉप लेवल तक बात पहुंचाएगा और वो आपकी हेल्प करेगी। तो ये होते हैं रोल ऑफ ए लीडर, एक लीडर के जो रोल्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट है एट्रीब्यूट्स ऑफ ए लीडर। ये लास्ट नहीं है, अभी इसके बाद और है, इस बोर्ड पे जो मैंने लिखवाया है उसके हिसाब से यहाँ पे अभी लास्ट है हमारा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए लीडर। एट्रीब्यूट्स मतलब होता है कि कौन कौन सी गुण, इसको आप बोल सकते हो गुण या स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कौन कौन से गुण या स्पेसिफिकेशन एक लीडर में होने चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि अगर आपको एक पेरेंट्स हायर करने हैं तो कौन कौन से गुण होने चाहिए पेरेंट्स बनने के लिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छा भाई बनने के लिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छा टीचर बनने के लिए, तो आप बताओगे ना अलग अलग स्पेसिफिकेशन। पेरेंट्स के लिए आप केयरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो, सिक्योर हो। भाई बनने के लिए आप बहुत ज्यादा ब्रदरहुड हो, आप कोलैबोरेटिव हो, आपका बहुत ही ज्यादा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स बताओगे मेरे को, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीडर बनने के लिए कि अच्छी लीडर की पहचान क्या है, अच्छा लीडर कौन बन सकता है जो आपको लीडर की तरह गाइड भी कर सके,
भाईचारे की तरह समझ भी सके। तो आप ऐसे लीडर के लिए क्या क्या बताओगे? क्या एक ऐसा लीडर आप अपना लीडर बनाओगे कि जो आपको काम करने के टाइम टॉर्चर करे कि भाई 6 बज रहे हैं, काम करके जाना है पूरा, इसके बिना जान नहीं दूंगा और जान से मार दूंगा, ठीक है? ऐसे लीडर को आप लीडर रखोगे? नहीं भाई, इससे तो सर दर्द हो जाएगा, टॉर्चर हो जाएगा, इससे लगेगा सुसाइड कर लूं, इससे अच्छा मैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक ऐसा लीडर लेंगे। पहली चीज तो हम देखेंगे फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा सा बोंचा सा गिटका सा हमने लीडर रख लिया, सारे उससे बड़े बड़े कलीग वगैरह, और वो यूं देख रहे हैं उसको ऐसा करके, हाँ भाई काम, वो लीडर के सुन ही नहीं रहे। लीडर को तो थप्पड़ मार के अरे चलना आगे चल, 2 वे लगेंगे इसके, ठीक है? तो लीडर की बात हर कोई सुने, उसके लिए जरूरी है कि लीडर की बॉडी लैंग्वेज से वो लीडर लगे, उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, कलर, उसका वॉकिंग बिहेवियर, उसकी टॉकेटिव स्किल्स जो है वो एक लीडर की तरह लगनी चाहिए कि हाँ मेरे सामने एक लीडर खड़ा है जिसको मेरे को जवाब देना है, मेरे को बात करनी है, ठीक है? तो पहला आता है फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल जो मॉडल स्ट्रक्चर है, पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो लीडर लगना ही चाहिए, ठीक है? ये नहीं छोटा गुटका सा है, उसकी आप बात ही नहीं सुन रहे हो, ठीक है? उसको लीडर बना दिया, वो बोल रहा है भाई काम कर ले यार, शाम को 6 बजे तक सर को काम बताना है मेरे को कितना हुआ है, और कोई सुन नहीं रहा उसकी, सब उसको थप्पड़ मार रहा है, चलना कर लेंगे काम, जाना तू बड़ा है लीडर कर रहा है। तो ये लीडर वाली क्वालिटी नहीं है भाई, फिर लीडर नहीं है उसमें क्वालिटी, ठीक है? दूसरा, विजन एंड फोरसाइट। भाई थोड़ा सा इग्नोर करो, बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अब इनको क्या बोले, बकवास कर रहे हैं यार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ चुका हूं मैं। सेकंड पॉइंट का नाम है विजन एंड फोरसाइट। विजन मतलब होता है दूरदर्शी, फोरसाइट मतलब होता है आने वाली प्रॉब्लम्स को जो देख सके, वो होता है लीडर। जैसे कि मैंने आने वाली प्रॉब्लम्स को भाप लिया, अब आपके बोलने से पहले कमेंट में मैं समझ गया कि बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है और मैं इस चीज को समझ चुका हूँ, इस पे मेरा इफेक्ट पड़ेगा, मेरी वीडियो कम देखोगे, आप छोड़ के चले जाओगे क्योंकि शोर की वजह से। भाई मैं और अगर अभी ना बनाऊं तो बाद में मेरे पास लाइटिंग अच्छी नहीं रहेगी, सूरज चला जाएगा, ठीक है? तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा। तो ये क्या है, एक लीडर का विजन और फोरसाइट होता है जो एक लीडर में भी कामयाब होता है। लीडर भी सेम ऐसे आने वाली प्रॉब्लम को फेस करता है जैसे अभी। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा इंटेलिजेंट, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंटेलिजेंट। एक लीडरशिप के अंदर या एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके, चीज़ों को कैसे समझना है वो अंडरस्टैंडिंग हो उसको, ठीक है? लोगों के प्रॉब्लम्स जो है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो उसको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के जो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं या जो प्रॉब्लम्स लोगों में फेस हो रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का हेल्प जो है वो कर सके, इतना वो इंटेलिजेंट हो, कैपेबल हो, ठीक है? उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4 जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, बातचीत करने से ना बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, ये आप लोगों ने सुना बहुत जगह होगा, बट यहाँ पे लीडरशिप में आज आप पढ़ रहे हो कि कम्युनिकेशन जो है वो लीडरशिप का एक स्पेसिफिकेशन माना जाता है, गुण माना जाता है, ठीक है? जैसे 2 टीम है, 2 टीम वर्क कर रही है, दोनों टीमों में किसी टीम में अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो अगर वो एक दूसरे से बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ना एक दूसरे, तो वो एकदम से खत्म हो सकती है, मतलब कि वो हल हो सकता है, निकल सकता है एक रास्ता, ठीक है? तो कम्युनिकेशन एक होना चाहिए लीडर के अंदर जो कि दोनों तरफ से वो सॉर्ट आउट कर पाता है प्रॉब्लम। फिर आता है नॉलेज। लीडर को नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है? ये नहीं कि उसके पास सिर्फ डिग्री होल्डर हो, वो एमकॉम की डिग्री ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली तो वो लीडर बन गया, नहीं। लीडर होते हैं जन्म से, जिनके अंदर एक तरह की नेतृत्व करने की पावर होती है, नेता बनने वाली कैपेबिलिटी होती है, वो दूर से ही चमक जाते हैं कि भाई इस बंदे के अंदर एक नॉलेज तो है, लीडर बनने वाली कैपेबिलिटी तो है कि लीडर बन सकता है, दूसरों को इनकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, दूसरों को किस तरह से नॉलेज से अपने किस तरह से उनका माइंड लीड करना, वो लीडर की क्वालिटी होती है, ठीक है? फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियां। लीडर्स के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो यही होती हैं जो ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि इनकरेज करना, मोटिवेट करना, ठीक है? और उसके साथ साथ क्या करना, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए लीडर। तो ये सारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। गोल को अचीव करवाना है ना, अगर किसी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है तो लीडर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने पढ़ लिया कि लीडर्स के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, लीडरशिप स्टाइल क्या होते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स, भाई बाहर से चिल्ला रहे हैं, थोड़ा अवॉइड करो, छोड़ो उसे, ठीक है, सॉरी भाई डिस्टर्ब के लिए। देखो भाई लीडरशिप स्टाइल्स पे आए हम। लीडरशिप स्टाइल क्या होते हैं, तो लीडरशिप स्टाइल बेसिकली 3 टाइप के हैं जो आपकी बुक्स में लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले हम पढ़ेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है जैसे लेजर्स फेयर लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, थर्ड हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होता है। तीनों को मैं पहले एक आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या होता है, ये एक बॉस है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं सिर्फ पावर एक के पास है, किसके पास है, बॉस के पास। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का ये स्टाइल का एक फॉर्मेट है, यहाँ पे सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। तो पावर किसके हाथ में होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन बॉस के हाथ में। सारे रूल्स, पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग जो भी करेगा वो कौन करेगा, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप करेगा, ठीक है। दूसरा लेजर्स फेयर, ये जो स्टाइल है ये एकदम फ्री स्टाइल होता है। कैसा स्टाइल होता है, बिल्कुल ओपनली फ्रीली स्टाइल होता है। यहाँ पे जो डिसीजन वगैरह है वो कोई भी ले सकता है। देखो मैंने फ्रीली बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्री हैंड से बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया। अब इसमें आपको दिख रहा होगा 3 अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, एक में 3 लोग हैं, एक में 2 लोग हैं, एक में 3 लोग हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 लोग मिलके भी डिसीजन ले सकते हैं, 3 लोग भी मिलके डिसीजन ले सकते हैं, 5 लोग 10 लोग भी ले सकते हैं। यहाँ पर सबके ऊपर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है सेकंड वाले में। और यहाँ पे बॉस कहता है कि जो भी डिसीजन लेने हैं ना वो आप लोगों को ही लेने हैं, आप लोगों को ही सारा काम करना है, और इनके ऊपर पूरी तरह से वो डिसीजन मेकिंग वगैरह छोड़ देता है। थर्ड स्टाइल पे आते हैं जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव। इसमें क्या करता है, बॉस अपने डिसीजन सारे छोड़ नहीं देता जैसे सेकंड वाले में था। बॉस इन्वॉल्व ही नहीं था सेकंड वाले में। बॉस क्या कर रहा था, सारे डिसीजन को छोड़ दे रहा था सेकंड वाले में कि भाई तुम ही सारे डिसीजन लोगे, तुम ही सारी चीजें देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में बॉस बोलता है कि डिसीजन सारे स्टाफ तो लेंगे प्लस मैं भी बीच में इन्वॉल्व रहूंगा। ये नहीं है कि भाई मेरी कंपनी है और मैं ही छोड़ के चला गया और तुम डिसीजन ले लो सारे के सारे। इससे पता क्या होगा, अगर इसमें ऐसा कर दिया थर्ड वाले में तो बॉस के खिलाफ भी डिसीजन ले सकते हैं, या वो अपने हित में डिसीजन ले लेंगे। जो स्टाफ होंगे वो क्या करेंगे, अपने हित में डिसीजन ले लेंगे और सारे के सारे वो ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो उनके बेनिफिशियल में हो, मगर ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर एक इस तरह की लीडरशिप होती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे मिलके डिसीजन लेते हैं और प्लस बॉस भी। देखो ये सर्कल मैंने बनाया, बीच में बॉस है, तो बॉस से भी सलाह मशवरा लेंगे और अपने आप में भी सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं और बॉस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये सजेशन दे सकते हैं, अब आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है वो आप इसको चूज कर सकते हो। सेकेंड वाले में सारे डिसीजन सिर्फ स्टाफ लेता है, बॉस कुछ काम नहीं करता, कुछ भी, नथिंग। फर्स्ट वाले में सारे ही डिसीजन रूल्स रेगुलेशन बॉस बनाता है, स्टाफ कुछ नहीं करता, स्टाफ पे कोई काम नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि बॉस को कह सकते हो यकीन नहीं होता अपने स्टाफ पे कि वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा। तो अब हम इसको ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, 3 लीडरशिप स्टाइल्स को, इसके हम एडवांटेजेस लिमिटेशन थोड़े बताएंगे आपको। पहले आप ये सारा उतार लो, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हाफ चैप्टर। तो अब जितना मैंने बताया था आपने उतार लिया होगा, तो आई होप आपने वो सारा समझ लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे के टॉपिक्स जो है हमारे इस चैप्टर के। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने जैसे लिखवाया था कि 3 लीडरशिप स्टाइल्स जो होती है, मैं आपको तीनों की तीनों ब्रीफ में थोड़ा बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरीज हमारी 2-4 हैं, वो हम करके चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से, फिर हम पढ़ेंगे लेसर, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल जिसका नाम है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देखो आप
काफी बार क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसके अंदर आप लीडर को सिलेक्ट करते हो। अब लीडर को सिलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि लीडर आपको किस तरह ट्रीट करे, ये वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे काफी अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप्स के लीडर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स का यूज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली लीडरशिप स्टाइल्स को फॉलो किया जाता है। तो 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं। पहला आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है जहां पर सारे के सारे डिसीजन वो एक लीडर लेता है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 एम्प्लॉय हैं, पांचों एम्प्लॉय को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पांचों एम्प्लॉय को कोई ना कोई डिसीजन चाहिए। अब ये वाला इससे पूछेगा, ये भी इससे पूछेगा, ये भी इससे पूछेगा, ये भी, और लास्ट वाला भी। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी डिसीजन लेने होंगे ना, डिसीजन मेकिंग सिर्फ 1 पर्सन करता है। ऑटोक्रेटिक में सिर्फ बॉस या लीडर ही डिसीजन को मेक करता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता। लिखा डेवलप सेंस ऑफ सेल्फ एश्योरेंस, मतलब कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमेशा ऑटोक्रेटिक में एक बॉस, एक लीडर को, मेन जो टॉप लेवल मैनेजर है उसको ही निकालना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आता है आर डिपेंडेबल। ये जो है किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, खुद पे डिपेंडेबल होता है। आर डिपेंडेबल मतलब अपने ऊपर डिपेंड है इसका सारा काम, ठीक है। जिस तरह से ये डिसीजन लेगा, जिस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आगे जो उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह होंगे वो भी ये सारे इसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है सेकंड के बाद थर्ड, बिलीव इन सेल्फ सुपरविजन। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो पर्सन होता है वो अपने ऊपर ज्यादा बिलीव करता है दूसरों से ज्यादा। दूसरे जो डिसीजन लेंगे इसको उससे मतलब नहीं होता। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक पर्सन करता है। सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सारी पॉलिसीज वगैरह मेंटेन करने का काम कौन करता है? ऑटोक्रेटिक बॉस, एक सिंगल व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे बस ये याद रखना, सिर्फ एक व्यक्ति, अकेला पर्सन, 1 पर्सन सारे काम करता है ऑटोक्रेटिक में। ऑटोक्रेटिक मतलब सिंगल पर्सन, अकेला व्यक्ति, ठीक है। ये याद रख लीजिए बस। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, सॉरी फोर्थ पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना, ग्रोथ करना ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे काम के डिसीजन कौन लेगा? ऑटोक्रेटिक में एक सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति लेता है। मेकिंग चॉइस फास्ट, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ना बहुत जल्दी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्यों होती है फास्ट? क्योंकि देखो एक व्यक्ति को डिसीजन लेने, सिर्फ एक व्यक्ति सारे काम करने वाला है। तो जब एक व्यक्ति सारे काम करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, जो भी कुछ कर रहा है करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वगैरह जब सारे काम करेगा तो डिसीजन फास्ट ले पाएगा। अकेला व्यक्ति है ना, ज्यादा किसी से सलाह मशवरा नहीं करना है, भाई तेरे से नहीं पूछना है, तेरे से नहीं पूछना है, तेरे से नहीं पूछना है, सारे काम तो वो अकेला कर रहा है इंडिविजुअल। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी जल्दी हो जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होती है, जहां पॉइंट में एडवांटेजेस है वहां नुकसान तो होगा। अब एक व्यक्ति इतने सारे काम कर रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेस होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, पॉसिबल तो है, ठीक है। तो स्ट्रेसफुल ऑफ लीडर के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है डिसीजन लेना काफी बार, क्योंकि डिसीजन अगर गलत हो गया तो उसके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डअप खड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वो है ना इनहेंस होती है, एब्सेंस होती है फ्लेक्सिबिलिटी। समझ आ गए कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर हमेशा इनहेंस होती है, बढ़ती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि एब्सेंस लिखा है भाई, एब्सेंस मतलब होता है कि नुकसान पहुंचना। फ्लेक्सिबिलिटी हिल जाती है पूरी की पूरी। जब आप 5 लोग मिलकर डिसीजन लोगे ना तो शायद कुछ अच्छा एक आउटकम निकल के आ सके। बट अगर कोई अकेला व्यक्ति डिसीजन लेगा तो वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं लेगा, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके नुकसान और ये इसके फायदे। क्लियर है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाली, जिसका नाम है लेक्से फ्रेज स्टाइल, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इस लीडरशिप की तरह बिल्कुल नहीं होता। जैसे इसमें सिर्फ एक व्यक्ति डिसीजन लेता था, यहाँ पर वो जो एक व्यक्ति होता है, जो बॉस होता है, बॉस यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो यहाँ पर बॉस इन्वॉल्व नहीं होता,
टॉप लेवल इन्वॉल्व नहीं होता। टॉप लेवल या बॉस या ओनर कह सकते हो, वो अपने सारे डिसीजन मेकिंग के कार्य है ना किससे करवाता है, वो इन लोगों से करवाता है, सबऑर्डिनेट से करवाता है। याद रखना इसका स्ट्रक्चर फ्री स्टाइल मैंने बताया था बनता है। तो फ्री स्टाइल में मतलब कि 1 2 3 मान लो ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं, ये 2 1 2 3 4 ये चारों आपस में कर रहे हैं, एक ये अकेला खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री स्टाइल है, ये 2 अलग डिसीजन लेंगे, इनका मन करेगा ये 3 अलग लेंगे, ये 4 अलग लेंगे, ये अकेला खड़ा है, ये अपने आप ले लेगा, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे सब अपने अपने डिसीजन अपने अपने अकॉर्डिंग ही लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया फ्री स्टाइल लीडरशिप है, तो हर किसी को बॉस से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बॉस बोलता है मुझसे पूछने मत आओ, अपने डिसीजन अपने काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, बस मैंने पावर दे दी सबको। तो डेलीगेट टास्क इन सफिशिएंट मैनर, टास्क को डेलीगेट कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है लोगों के अंदर, ठीक है। फिर लिखा है फेथ ऑफ स्टाफ, इसमें क्या होता है, इसमें जब भी काम कर सकते हैं लीडरशिप स्टाइल जब आपको अपने स्टाफ पर बहुत ज्यादा फेथ हो, मतलब आपको उन पर विश्वास हो कि वो जो डिसीजन मेक करेंगे वो अपने हित में ना लेकर ऑर्गेनाइजेशन के हित में लेंगे। जब वो ऑर्गेनाइजेशन हित छोड़ के पर्सनल बेनिफिट्स देखने लग जाए तब समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशनल डूब जाएगा आपका, ठीक है। फ्री व्हील होता है, मतलब कि यहाँ पर खुला वितरण होता है, दूसरों से आप कुछ भी सलाह मशवरा ले सकते हो, ठीक है। अपने डिसीजन कुछ भी आप बना सकते हो, रख सकते हो। इंडिपेंडेंट वर्क एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि फ्री स्टाइल मैंने बताया, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, कोई एक बॉस नहीं है इनका, सब अपने अपने डिसीजन अपने हिसाब से सेट करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, पहला डिसएडवांटेजेस होता है कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है कि अगर किसी में ये वाला फ्री स्टाइल लेक्चर फेयर स्टाइल ये वाला लागू कर दिया या अलाउड कर दिया तो यहाँ पे ना बहुत चांसेस है कि स्ट्रक्चर लैक कर जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है ना वो पूरा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग ना अपने बेनिफिट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं हमेशा। कभी भी आप किसी को बोल दो कि मैंने सामने 100 रुपए रख दिए हैं, 10 लोग पीछे हैं, तो जिसको जितना जितना मन करे बराबर बराबर सारे उठा लो। तो लोग इतने ज्यादा बेईमान है ना कि वो जो 100 रुपए रखे हैं ना, पहला आदमी जाएगा वो 100 के 100 ले लेगा, 9 के बारे में सोचेगा ही नहीं, सिर्फ अपना अपना हित चाहेगा। तो यहाँ पर लोग भी ऐसे ही करते हैं और इसी वजह से लैक होता है स्ट्रक्चर में। हर कोई अपना बेनिफिट चाहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को कोई नहीं देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों को कोई नहीं देखेगा, ये होता है। फिर आता है न्यू वर्कर नीड हेल्प। जो नए वर्कर ज्वाइन होते हैं ना इसमें, तो यहाँ पर उनसे बोल दिया जाता है अपने हिसाब से काम करो भाई, हमें नहीं पता, अपना डिसीजन खुद लो, कोई बताने समझाने वाला गाइड करने वाला नहीं है। तो नया वर्कर कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि यहाँ पे काम कैसे करूँ, अगर गलत हो गया तो सुनने को मिलेगा, सही काम नहीं करा तो भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नए वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। सेल्फिशनेस डिसीजन बाय एम्प्लॉय, मैंने अभी बताया ना कि एम्प्लॉय हमेशा सेल्फिशनेस होकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं सोचते, वो अपने बेनिफिट्स को, पर्सनल बेनिफिट्स को ऊपर रखते हैं। और जब भी पर्सनल बेनिफिट्स अपने ऑर्गेनाइजेशनल के बेनिफिट से ऊपर जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डिमोलिश पक्का है, ठीक है। तो ये वर्ड क्लियर हो गया, सेकंड वाला क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अब थर्ड वाले पे चलें। थर्ड वाला है डेमोक्रेटिक, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स, जहां सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे लोग मिलकर सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते हैं। अब आप पूछोगे भैया इसमें बॉस भी डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल जी, इसमें बॉस इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज होते हैं। इसमें बॉस प्लस एम्प्लॉय दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बॉस प्लस स्टाफ, ठीक है, दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। और सबसे बेस्ट लीडरशिप यही मानी जाती है तीनों में। इसमें क्या होगा, अकेला व्यक्ति लेगा तो गलत होने के चांस है। इसमें सारा कुछ लीडरशिप आपने दुकान खोल के सीधा आपने अपने उनको दे दी, क्या बोलते हैं, दुकान में काम करने वाले वर्कर के ऊपर सौंप दी कि भाई दुकान तुम्हारे को चलानी है, प्रॉफिट जो महीने का होगा वो मेरे को दे देना, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं नहीं आ रहा, बस सारा काम अपने हिसाब से देख लो। तो दुकान ठपी हो जाएगी ना, चोरी करके भागे जाएंगे, जो बोलते हैं ना सूम का धन शैतान खाए, लूट के भाग जाएंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ये वाली लीडरशिप सबसे ज्यादा बेस्ट होती है जिसमें बॉस और स्टाफ दोनों मिलके काम करते हैं। जब कोई मिलके काम कर रहा होता है तो अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। बॉस भी देख सकता है कि मेरे गैर मौजूदगी में या मेरी मौजूदगी में क्या क्या डिसीजन ये लोग ले रहे हैं, और उनके साथ वो इवेलुएट करता है, जो बेस्ट डिसीजन होता है वो अप्लाई करते हैं, वरना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ग्रुप डिस्कशन को दी जाती है, सबसे ज्यादा ग्रुप डिस्कशन होता है, एक बॉस और एक टीम के बीच में वैल्यू दी जाती है ग्रुप डिस्कशन को, ठीक है।
यहाँ पे लिखा उसके बाद आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होता है, रेशनल होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन इंक्रीज होता है। एम्प्लॉय का जो रिटेंशन होता है ना, लोगों को सलाह देना, मशवरा देना, लोगों को अपने ओपिनियन सजेस्ट करना, तो यहाँ पे वो इंक्रीज होता है, इनहेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को ना और मोटिवेट मिलता है कि हमसे बॉस ने ओपिनियन मांगा है, कोई आइडिया मांगा है, चलो हम भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेते हैं, अपना डिसीजन रख लेते हैं, क्या पता बॉस को हमारा डिसीजन अच्छा लग जाए। तो यहाँ पे ये होता है। वर्कर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, जो वर्कर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। जरूरी नहीं है टॉप लेवल वाले ही अच्छा डिसीजन दे सकते हैं, एक वर्कर नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर लेवल का आदमी भी अच्छे डिसीजंस को मेक कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो पहली चीज तो होती है डिसएडवांटेजेस, इसमें लॉन्ग टाइम लगता है। भाई देखो, इसमें अकेला व्यक्ति डिसीजन ले रहा था, सिंगल व्यक्ति डिसीजन ले रहा है तो फटाफट कुछ भी वो सोच लेगा। लेजियर की बात करें तो लेजियर्स में क्या हो रहा था कि यहाँ पे डिसीजन बॉस को छोड़ के सारे एम्प्लॉय ले रहे थे अपने हिसाब से, यहाँ पे सारे मिल के डिसीजन ले रहे हैं। जहाँ मिल के काम करते हैं ना, वो थोड़ा प्यार मोहब्बत से, टाइम तो ज्यादा लगता ही है। ठीक है, अब हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 घंटे की वीडियो बट समझ आ रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम लग जाता है। एक्सप्लोर वेरियस आउटकम हो जाते हैं, यहाँ पे वेरियस आउटकम्स हो जाते हैं, बहुत सारे आउटकम्स आ जाते हैं। आपने एक डिसीजन मांगा, 50 लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, तो 50 में से 40 लोगों ने डिसीजन दे दिए, अपने आइडिया शेयर कर दिया। अब उन 40 में से बेस्ट डिसीजन आपको छांट के निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाता है यहाँ पे एक्सप्लोर वेरियस आउटकम। बहुत सारे आउटकम्स आ जाते हैं जिसमें से आपको छांटने में प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। फिर आगे लिखा है लार्ज ग्रुप कंजर्वेशन। यहाँ पे कभी कभी ना ग्रुप इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, सब लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं 50-60 लोग, कि बातें आधे की समझ नहीं आ रही होती, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, बात क्या चल रही है, कोई डिस्कशन क्या कर रहा है और कोई कैसे यहाँ पे अपने तर्क रख रहा है, अपना डिबेट में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है, तो वो चीज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये थे 3 बेस्ट स्टाइल्स, जिसमें से सबसे बेस्ट स्टाइल होता है ये वाला डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा थ्योरीज वाला। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पे बुक में कम से कम 6 अलग अलग थ्योरी हैं, जिसके अंदर बहुत सारी थ्योरी हैं। मुक बैकलैंड है और ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, और भी बहुत सारी है, ट्रेड थ्योरी वगैरह और भी बहुत सारी है। ठीक है, तो सारी थ्योरी ज्यादातर जो है वो आपको रीड करनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये 2 थ्योरी डिस्कशन करूंगा, जिसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, जो मेन थ्योरी है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो शुरू करते हैं ट्रेड थ्योरी से। ट्रेड थ्योरी कहती है कि जो लीडर्स होते हैं वो जन्म से बनाए जाते हैं, बॉर्न, जिसे बोलते हैं बॉर्न बिल्ड कॉन्फिडेंस है इसका। ठीक है, बॉर्न बिल्ड मतलब होता है कि जन्म से पैदा होकर लेकर आया है बंदा, इसको बोलते हैं लर्न। लीडर आर बॉन्ड्स, मतलब लीडर जो होते हैं वो जन्म से ही बन के निकलते हैं, पैदा ही भाई लीडर पैदा हुआ था, जैसे बोलते हैं ना हैंडसम हुआ भाई, तो कोई कोई बोलता भाई मैं हैंडसम ही पैदा हुआ था, तो बॉर्न ही हैंडसम हुआ है, तो ऐसे बॉर्न ही लीडर होते हैं। तो जब लीडर बॉर्न होते हैं तो लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज भी होंगी, है ना। अगर लीडर बॉर्न हुआ है तो लीडर के अंदर पर्सनैलिटी एक लीडर वाली दिखनी चाहिए, उस बंदे में ना पर्सनैलिटी दिख जाएगी, भाई लीडर है तो लीडर जैसी पर्सनैलिटी है। सोशल में मतलब समाज में जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वर्क है, वो इजीली संभालने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, आराम से संभाल लेता है वो। फिजिकल ट्रेड्स हो सकते हैं उसके अंदर लीडरशिप वाले, एक क्वालिटी हो सकती है लीडर, मतलब जीन्स हो सकते हैं उसके अंदर। जीन्स समझते हो ना, जब कोई बच्चा से होता है तो उसके अंदर जीन्स होता है, पेरेंट्स का, मदर का, फादर का, तो वो जीन्स एक लीडरशिप वाले भी होते हैं, गुण होता है। जैसे होता है ना कि अगर किसी के मम्मी पापा चालाक हैं, बहुत ज्यादा चतुर माइंड के हैं, क्लेवर हैं, तो बच्चा भी स्मार्ट क्लेवर निकलेगा। ठीक है, दूसरों को उल्लू बना सकता है, स्मार्टनेस बहुत ज्यादा होगी उसमें। तो ऐसे ही फिजिकल ट्रेट एक ट्रेट है जो पेरेंट्स से बॉर्न के टाइम पे मिल जाता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी वाला जीन्स, वो जीन्स हो सकता है। इफेक्टिव लीडरशिप, अब हम कैसे देखेंगे कि ट्रेड थ्योरी एक इफेक्टिव लीडरशिप को जन्म दे सकती है, उसके अंदर हमें कैसे पहचान में आएगा कि एक लीडरशिप में कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, भैया वो बता दो। तो पहला आता भैया डिजायर टू लीड, जिसके अंदर ना एक डिजायर हो, सॉरी भाई कॉल आया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा, जिसके अंदर एक डिजायर हो, जज्बा हो, जिसके अंदर एक जुनून हो कि वो दूसरों को लीड कर सकता है, डिजायर होनी चाहिए, अपनी भूख होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं हूं ना जो लीड कर सकता हूँ, मैं लीड कर सकता हूँ, सबको कंट्रोल कर लूंगा अपने अंदर। ठीक है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ये नहीं कि कंट्रोल तो कर रहा है बट चोरी चकारी करवा रहा है, भाई ये नहीं होना चाहिए। हमेशा ऑनेस्टी होनी चाहिए, काम के प्रति हमेशा सच्चाई, ईमानदारी, शकल से टपकनी चाहिए ईमानदारी उसके। ठीक है, फिर अब सेल्फ कॉन्फिडेंस,
अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है भाई, आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टैंड ले सके कि भाई मैंने जो काम किया है ये काम मुझसे बेटर कोई और नहीं कर सकता, ठीक है, इससे बेटर कोई और नहीं कर पाएगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इंटेलिजेंट होना चाहिए काम के प्रति, काम को सॉल्व कर सके, कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स को हल कर सके, स्टाफ के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर सके। नॉलेज होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं कि 2 मिनट में थाली का बैगन हो जाए, यूं पलट गया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी वो वाली नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब काम जैसे आए, जहां काम लगे, जहां मौका मिले वहां अपनी दिमागदारी, ईमानदारी दिखाने आगे आ जाए, ठीक, आगे आ जाए। यहाँ पे लिखा नॉलेज होनी चाहिए जॉब के रिगार्डिंग, जॉब है क्या एक्चुअली, जॉब में कैसे वर्क करना है, लोगों को गाइड कैसे करना है, जिस बंदे का मन ही नहीं है काम करने में उससे काम कैसे निकलवाया जाए। तो ये सारी चीजें ट्रेड थ्योरी में आती है, जिसको बोलते हैं लीडर बॉर्न होते हैं, जन्म से ही पैदा होते हैं लीडर, ठीक है। फिर आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, दूसरा स्टाइल है ये पहली थ्योरी, ये दूसरी थ्योरी। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होता है, इसके अंदर लिखा है प्रोवाइड रिवॉर्ड्स फॉर गुड वर्क्स। देखो काफी बार ये होता है जब आप अच्छा काम करते हो ना, छोटे बचपन में जब अच्छी हैंड राइटिंग में आप ABCD लिख के देते थे, A फॉर एप्पल लिखते थे, R से नार लिखते थे, या फिर फ्रूट नेम वाली टेबल नेम में पहाड़ या कोई सम्स अच्छा करते थे, तो मैडम अच्छे काम करने के बदले में आपको क्या देती थी, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपकी कॉपी में डाल के देती थी। सेम यही काम यहाँ भी अप्लाई होता है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहती है जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसके प्रति उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एक काम का एप्रिसिएशन बोल सकते हैं उसको, कि काम करने का एप्रिसिएशन दिया गया है, आपको गिफ्ट मिला है, रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेयर ओनली व्हेन टारगेट नॉट मीट। यहाँ पर एम्प्लॉय को गिफ्ट रिवॉर्ड तो दिया जाता है मगर एम्प्लॉय को टोका टाकी नहीं की जाती। काम अगर कर रहा है अच्छा तो करने दो भाई, चलना है तो चलने दो, बट रोका टोकी कब करी जाती है, ये टोका टाकी कब करी जाती है भाई, जब लगता है ना कि काम का टारगेट जो दिया गया था वो पूरा नहीं करा एम्प्लॉय ने। 1000 यूनिट या 1000 किलोग्राम अगर मैंने किसी को बोला चीनी बनाने को, तो 1000 किलोग्राम चीनी एक दिन में अगर नहीं बनी तब मैं जाके उसको टोकूंगा कि भाई आज इतनी कम यूनिट क्यों बनी है, कारण क्या है, वो रीजन मैं पता करूंगा, क्योंकि आगे से मुझे वो रीजन नहीं चाहिए। समझ आ रही है। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप अगर जहां रिवॉर्ड देती है तो वहां पे पनिशमेंट भी देगी, बट काम को अच्छे तरीके से जज करके। आगे आता है उसके बाद फुल फ्रीडम टू एम्प्लॉय टू टेक डिसीजन। हर एक एम्प्लॉय को पूरा हक है, पूरा फ्रीडम है कि अपने काम को किस तरीके से करना है, उसके प्रति वो सारे डिसीजन वो ले सकता है। मैंने किसी को मान लो चाय बनाने को बोला, चाय बनाने के लिए मैंने उसको पावर नहीं दी है मगर अथॉरिटी नहीं दी है कि अगर तू चीनी की लेगा, चाय पत्ती लेगा, दूध लेगा, पानी लेगा तो मुझसे पूछ के डालिए, मैंने ऐसे बोल दिया। अब वो बेचारे को चाय बनाने को तो बोल दिया, मेरे को कॉल कर रहा है कि भाई दूध डाल दूं, भाई चाय पत्ती डाल दूं, भाई चीनी कितनी डलेगी भाई। तो मैंने बोला भाई अब तू अपने ऊपर डिसीजन ले ले, सारी अथॉरिटी तेरे को दे दी, चाय से रिलेटेड सारी अथॉरिटी दे दी। चाय के लिए जो भी सामान डालना अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, तू बना के देगा, जैसे देगा अच्छी सी बना के दे दे, मुझसे मत पूछियो, मेरे से मत पूछ, सारे डिसीजन तू खुद से ले ले। तो यहाँ पे बोलते हैं फुल फ्रीडम दे दी मैंने, भाई तेरे को बनानी है चाय, तू अच्छी सी बना, बस तेरे को अच्छी बनाने को बोला है, अब तू जैसे मर्जी बना, चाय पत्ती जितनी डालनी हो मेरे से मत पूछ, तू डाल ले अपने हिसाब से। तो वो होता है फुल फ्रीडम देना एम्प्लॉय को डिसीजन से रिलेटेड, ठीक है जी। तो ये थी आपकी थ्योरी और यहाँ थे आपके लीडरशिप स्टाइल्स। तो ये हो गया चैप्टर आपका पूरा, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। 1-2 लीडरशिप स्टाइल्स है बुक में जाके वॉच कर लेना, वरना आगे इतनी जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और पीछे के जो बैकग्राउंड में नॉइसेस थे ना पहले भाई उनको अवॉइड करना जरा, ठीक है। उसके लिए मैं सॉरी, माफी चाहूंगा। और हाँ, अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें मिनिमम अमाउंट पे नोट्स वगैरह बाई करने हैं, और जो भी मिनिमम अमाउंट है वो आप पे करके नोट्स को परचेज कर सकते हो उससे। तो जो करना चाहता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है नोट्स बाई करने के लिए। नोट्स रेडी हो चुके हैं। बीकॉम के सारे चैप्टर्स मैं धीरे धीरे अवेलेबल करवा रहा हूँ, और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लाइन वाइज, वहां से आप वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन देख लेने पर चेक करना मत भूलना, सारे लिंक वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है, किसी को पर्सनल कुछ पूछना है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो एंड ज्वाइन कर सकते हो करना चाहो तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल एंड बाय, थैंक यू।